नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मुसीबत का सैलाब है और तबाही बेहिसाब। देश के कई राज्य आज की तारीख में बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। फिर चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, आसमानी आफत का कहर हर तरफ बरपा है। लगातार बारिश होने की वजह से सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो पहाड़ी सूबों के हैं। वहीं की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। दरकते पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई जगह शहरों से गांवों का संपर्क टूट चुका है। तो उत्तराखंड की टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया। बादल फटने से बहुत तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई। हादसे के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये तबाही की तस्वीरें। ये टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फटा। बादल फटने से ये तबाही। उत्तराखंड लगातार भारी बारिश और बादल फटने की वजह से तबाही की मार झेल रहा है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये टिहरी जिले का जखनियाली गांव है, जहां 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई। तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप देखिए जहां पर आपको बड़े बड़े पत्थर मलबा दिख रहा है, यहाँ पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो दूसरी तरफ की तस्वीर है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलबे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की छत टूट गई है, किसी का बेस टूट गया है, किसी का पूरा मकान बह गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि तबाही की तस्वीरें हैं कि बादल फटने के बाद आखिर स्थिति क्या होती है। ऊपर जंगल की तरफ बादल फटा ये बताया जा रहा है। वहां से बादल फटने के बाद जिस तरीके से पानी का सैलाब नीचे की तरफ आता है, वो सैलाब नीचे आया और करीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा जब ये बहाव की तेजी से जब नीचे आया तो यहाँ सब कुछ अपने साथ तबाह कर लेकर चला गया। कुछ और तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं करीब से। ये जखनियाली गांव जो कि करीबन 60-70 परिवारों का गांव है। इस गांव की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, हालांकि इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। एक स्कूल में इनको रखा गया है, वहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये लोग अपने सामान, अपने जो बचे हुए जितना भी जो सामान है उसको लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि सामने आपको गाड़ी दिखाई देगी। ये गाड़ी भी बहकर सड़क से नीचे आ गई है। काफ़ी नीचे ये गाड़ी पहुंच गई है। ये तस्वीर आप देखिए कि क्या उस वक्त तबाही का मंजर रहा होगा कि भारी से भारी सामान, भारी से भारी गाड़ियां सब कुछ बहकर नीचे आ गई, नदी की तरफ आ गई हैं। ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये गाड़ी आप देखिए इसकी स्थिति क्या है और इसी तरह से कई सारी गाड़ियाँ जो अब तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं वो नीचे नदी में मलबे के साथ बह गई हैं। इस जगह पर 3 लोगों की मौत भी हुई है। तीनों एक ही परिवार के थे। 2 लाशें इसी जगह से, जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पर 2 लाशें बरामद की गई। तीसरी जो व्यक्ति थे वो नदी के किनारे घायल अवस्था में पाए गए थे। उनको जैसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो 3 लोगों की मौत इस आपदा में हुई है। आगे घर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि घरों के हालात क्या हैं। ये आप देखिए, ये घर देखिए, ये आज का नहीं सालों पुराना घर है और स्थिति आप देखिए कि घर के भीतर मलबा पसरा पड़ा है। लोग उस वक्त रात का वक्त था, लोग अपने घरों में मौजूद थे, सो रहे थे, खा रहे थे। तभी अचानक से पानी बढ़ा और जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। और आइए अब सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। उत्तराखंड के टिहरी से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश से आप देख रहे हैं सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश सीहोर नितिन ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलेंगे उत्तराखंड और जानते हैं दीपक से अभी की स्थिति क्या है। उत्तराखंड का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ बारिश की मार से बेहाल है। दीपक। रोमाना देखिए, टिहरी जिले की अगर मैं बात करूं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां अब तक 3 बार बादल फटने की खबरें आई हैं और अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3 अभी जिस गांव की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे वहां पर, और उससे आगे ही एक और गांव है, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई थी माँ बेटी की बादल फटने से 4-5 दिन पहले। इसी तरह से अगर केदारनाथ की बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। पैदल मार्ग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जो सड़क जाती थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। करीबन 5000 लोगों को
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है ताकि वो नीचे अपने घर वापस लौट सकें। ऊपर काफ़ी लोग फंसे हुए थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगे जाना चाहते थे, उनको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी तक की संख्या के हिसाब से 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तमाम सुविधाएं हताहतों का आंकड़ा जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा। वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकाला जा रहा है। जी 5000 लोगों के आसपास उनको अभी रेस्क्यू किया गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जिनको हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने की कवायद चल रही है। कुछ लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है वो जंगल के ऊपरी रास्ते से, वैकल्पिक रास्ते से निकाल रही है। हालांकि रास्ता बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ऐसा रास्ता तैयार किया जा रहा है, रस्सियों में बांध कर लोगों को लाया जा रहा है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं। अभी भी अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड की रोमाना, तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जो है कई इलाकों में है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अभी और ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। गृह मंत्री से लगातार बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री की। गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो भी जरूरी मदद चाहिए उनको दी जाएगी। हेलीकॉप्टर अगर और उनके पास भेजने हैं तो वो भेजे जाएंगे। तो अभी जो फिलहाल स्थिति है वो करीबन 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है सोनप्रयाग, केदारनाथ के गौरीकुंड के आसपास के इलाके में। और अभी भी बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यात्री जो है वो बीच में फंसे हुए हैं, जिनको उनके घर तक वापस सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। रहिए मेरे साथ दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच देखिए, उत्तराखंड के सोनप्रयाग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ गौरीकुंड से पहले मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हो गया। सोनप्रयाग में उसी स्थान पर लैंडस्लाइड हुआ जहां पर हाईवे पूरी तरीके से बह गया। ये तस्वीरें देखिए आप। लैंडस्लाइड के बाद कुछ देर के लिए रेस्क्यू कार्य को रोका भी गया। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया गया है। तो मुनकटिया के पास ये लैंडस्लाइड, हाईवे यहाँ पर पहले से ही बह गया था और यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य चल रहा था। इस दौरान जब ये लैंडस्लाइड शुरू होता है तो जाहिर सी बात है रेस्क्यू कार्य रुकता है। और देखिए कैसे मलबा जो है पहाड़ से नीचे की तरफ तेजी के साथ आता हुआ। ये तो शुक्र है कि जिस समय ये मलबा नीचे आ रहा था उस समय बारिश नहीं हो रही थी, वरना ये हादसा जो है वो और भयावह हो सकता था। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में मौसम साफ नजर आ रहा है और अचानक से हाईवे जहां पहले ही रास्ता टूट चुका था वहीं पर और मलबा पहाड़ से आकर नीचे गिरा। यहीं पर रेस्क्यू का कार्य चल रहा था। आप देख सकते हैं इसमें जो रेस्क्यू में जुटे हुए कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जैसे ही ये मलबा गिरना शुरू हुआ वो सब पीछे की तरफ हटते हुए और एक बार फिर यहाँ अब हालात काबू में हैं। रेस्क्यू फिर से अब इस इलाके में शुरू हो गया है। दीपक रावत के पास चलते हैं, फिर से जानते हैं दीपक रावत से। मुनकटिया के पास ये जो लैंडस्लाइड हुआ है अब कंट्रोल में है स्थिति और फिर से अब रेस्क्यू कार्य यहां पर शुरू हो गया है दीपक? जी बिल्कुल रोमाना, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक की सड़क जाती है। गौरीकुंड के बाद से आपको केदारनाथ पैदल मार्ग से जाना होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर की सेवा भी है, लेकिन जो लोग बाय रोड जाते हैं, पैदल जाते हैं, उन्हें सोनप्रयाग को क्रॉस करना होता है। लेकिन यही जो जगह है ये सोनप्रयाग की ठीक बात पड़ती है और ये पूरी की पूरी तरह से ये हाईवे जो है खत्म हो चुका है। यानी कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपको पैदल वैकल्पिक रास्ते से आना होगा। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो ऊपर के रास्तों से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सीमित संख्या में ही लोगों को लाया जा सकता है और ज्यादा हेलीकॉप्टर अभी पहुंचे नहीं है। हालांकि अभी और दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में लोगों को लाने की कोशिश चल रही है और लगातार पूरी रात ये कवायद चलती रही। क्योंकि पहले दिन जब केदारनाथ में बादल फटा 2 दिन पहले, तो जो पैदल मार्ग था लिंचोली के पास वहां पर फट गया था, जो केदारनाथ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए थे जिनको लगभग नीचे लाया जा चुका है, लेकिन इससे बाहर लाने की कवायद चल रही है। बिल्कुल, देखिए और हेलीकॉप्टर्स से जो रेस्क्यू है उसमें भी तो दिक्कतें आ रही है ना, क्योंकि मौसम का मिजाज तो लगातार खराब बना हुआ है। और मौसम विभाग की तरफ से जैसा कि दीपक बता ही रहे थे कि उत्तराखंड में ज़्यादातर इलाकों के अंदर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट वो जारी किया गया है। अच्छा, हिमाचल में अब आपको लेकर चलती हूँ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने कहर बरपा दिया है। राज्य में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में बादल फटने की भी खबर है। कुल्लू के निरमंड में बादल फटा है और इसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो बागी पुल के आसपास गाड़ियां, मकान सब बह गए। और वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला, हाईवे पर आ गई बाढ़। और बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद रामपुर के झाकड़ी में समेत खड्ड में बाढ़ आ गई है।
बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, हिमाचल के रामपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अलग अलग हिस्सों में ये बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में बादल फटा है, कुल्लू के निरमंड में भी बादल फटा है। ये रामपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप हिमाचल की, जहां बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच शिमला में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बादल फटने से अब तक 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए और शिमला से हमारे सहयोगी हैं सचिन कुमार, उन्हीं की एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। पहले शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब भारतीय सेना, एनडीआरएफ के जवान तमाम जो हैं राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। यहाँ भारतीय सेना के जवानों को आप देख सकते हैं। ये लोग जो हैं अब ये जो गहरी खाई है इसको पार करने के लिए रस्सियों का सहारा ले रहे हैं। रस्सियों के सहारे से ये जवान जो हैं इस नाले की तरफ जाएंगे और वहाँ जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं ये रस्सी जो है लगाई गई है, नीचे पेड़ से बांधी गई है और इस खाई में जिसमें ये नाला जो है रात को आया था और ये अब एक गहरी खाई में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे भारतीय सेना के जवान जो हैं उतर रहे हैं रस्सियों के सहारे और जो मिसिंग लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं नीचे भारतीय सेना के जवान लगे हैं। अब तैयारी जो है जवान की है, जवान ने जो है पूरी तैयारी जो है अपनी कर ली है। जहाँ जहाँ लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फंसा हो सकता है, किसी का पार्थिव शरीर फंसा हो सकता है, वहाँ वहाँ ये लोग जो है अब सर्च करेंगे, मिट्टी हटाएंगे। ये देखिए आप जो है कपड़ा जो है किसी का मिला है, ये चट्टान के ऊपर जो है रखा गया है सेना के जवानों द्वारा। तो ये जो राहत और बचाव का काम जो है वो जो है अब किया जा रहा है। अब सेना के जवान जो हैं इसमें डट गए हैं, एनडीआरएफ के जवान इसमें डट गए हैं। ये जवान जो हैं रस्सी का सहारा ले रहे हैं, रस्सी के सहारे से उतरेंगे इस गहरी खाई में, क्योंकि इसमें उतरना जो है अदरवाइज़ एक चैलेंजिंग काम है। गहरी खाई है और नाले की वजह से, क्योंकि नाले की वजह से ये गहरी खाई में तब्दील हो चुका है। अब जवान जो है आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ नीचे उतरने की तैयारी में है और रस्सी पे जो है ये जाएगा। ये जवान जो है भारतीय सेना के जवान जो हैं, ये देखिए किस तरह से आप ये जवान जो है अब नीचे गहरी खाई में उतर रहा है। नीचे इनकी सपोर्ट के लिए तमाम जवान हैं और ऊपर से जवान जो हैं वो भी जो मदद जो है कर रहे हैं इन जवान की, ताकि धीरे धीरे एक एक करके इन जवानों को जो है नीचे उतारा जाए इस गहरी खाई में और नीचे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। तो फिलहाल भारतीय सेना जो है अपने काम में डटी है, एनडीआरएफ के जवान अपने काम में डटे हैं, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान अपने काम में डटे हैं, ताकि जो लापता लोग हैं उन्हें जो है ढूंढा जाए। फिलहाल समेज गांव ने बड़ी त्रासदी झेली है। अब काम है प्रशासन का, तमाम एजेंसीज का, आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का, कि जो लापता लोग हैं उनको जो है वो ढूंढा जाए। और आइए सीधे अब सचिन का ही रुख कर लेते हैं। सचिन, हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं, बारिश है, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ है, हिमाचल प्रदेश का हाल भी बेहाल है। आप इस समय जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी रोमाना, मैं समेज गांव में हूँ इस वक्त, जहां सबसे ज़्यादा त्रासदी जो है हुई है और आपको तस्वीरों से मैं बताता हूं कि किस तरीके की त्रासदी इस गांव ने झेली है। ये जो नीचे नाला दिख रहा है, ये छोटा सा नाला था बुधवार रात तक और यहाँ एक हंसता खेलता गांव था, जहां आपको ये एनडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। ये सारा का सारा एरिया जो है एक हंसता खेलता गांव था, जहां लोगों के घर थे, सरकारी इमारतें थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, एक डिस्पेंसरी थी। वो सारे के सारे जो हैं इस नाले में क्लाउड बर्स्ट में जो हैं वो तबाह हो गए हैं, नामो निशान उनका नहीं बचा है। अब काम बचा है एनडीआरएफ, आर्मी, सीआईएसएफ और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जो लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है इस गांव से लेकर सतलुज नदी तक कम से कम 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये नाला जो है ट्रिब्यूटरी है असल में सतलुज नदी की। ऊपर की तरफ अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो जहां ये कैमरे की नज़र जाती है उस तरफ से नाला जो है आया था, पहाड़ों पे ऊपर बादल फटा था और अपने साथ सब कुछ समा के ले गया है। ये नाला जो है इसमें अगर
कम से कम भी बात करें तो कम से कम भी 200 फीट ये चौड़ा हम इसको मान सकते हैं। जब ये बादल फटने के बाद इसमें पानी आया था, बड़े बड़े पत्थर आए थे। अब एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं, अब ये क्योंकि इस नाले को इस रस्सी के ज़रिए जो है इन लोगों ने क्रॉस किया है, सामने वाले पोर्शन में जो है सर्च ऑपरेशन जो है, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए चलाया गया था। तो अब ये एनडीआरएफ के जवान जो हैं वहाँ सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वापस जो हैं इस तरफ आने की तैयारी में है। थोड़ा डाउन स्ट्रीम अगर हम जाएंगे, इस नाले के नीचे की तरफ दिखाएंगे थोड़ा मंजर, तो वहाँ भारतीय सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, तमाम जो सुरक्षा बल हैं जो राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। तो डाउन स्ट्रीम अगर हम देखेंगे इसको नाले को, तो लगभग 7 किलोमीटर तक, जहां तक ये सतलुज में मिलता है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। लोग यहाँ पे अब अपने आप को इस हादसे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हादसा इतना बड़ा है कि लोगों के लिए इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। 33 लोग हैं इसी गांव के जो अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। कुल अगर बात करें हिमाचल में तो 50 के करीब लोग जो हैं, 50 लोग जो हैं अब भी लापता हैं, जिनमें शिमला में ये समेज गांव में जो बादल फटा था, बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी, उसका इंसिडेंट की वजह से, और साथ में बागी पुल जो है जो कुल्लू में पड़ता है। दरअसल ये बाउंड्री है, अगर मैं बताऊं आपको ज्योग्राफिकली, इस नाले के दूसरी तरफ सामने की तरफ जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये जो गांव था समेज गांव, ये दरअसल शिमला डिस्ट्रिक्ट में था। तो इसी जगह से नज़दीक जो है बागी पुल है। जब बादल फटा था तो बादल फटने से ये समेज गांव जो है ये क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया था, और दूसरी तरफ बागी पुल आया था, और मंडी और कुल्लू में भी इसी तरीके की तबाही हुई थी। तो तकरीबन 50 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जहां जहां कुछ एक नामो निशान मिल रहे हैं, उन जगहों पे पिन पॉइंटेड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग लापता हैं उनके पार्थिव शरीर जो हैं वो ढूंढे जा सकें। पर ये बहुत डाउंटिंग का टास्क है, बहुत चैलेंजिंग काम है। इतने ज़्यादा पत्थर हैं, इतने ज़्यादा मलबा है, कई फीट ऊंचा जो है मलबा जो है भर गया है, जिसके नीचे जो है लोगों को ढूंढना जो है बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब प्रशासन जो है इस काम में लगा है, तमाम एजेंसीज लगी हैं, पर फिलहाल चैलेंज यही है कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने के लिए जो है मशक्कत जो है काफ़ी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी इस समय चुनौती बनी हुई है प्रशासन के सामने और राहत बचाव कार्य टीम के सामने। इस बीच में अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ, जहां सीहोर में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देर रात से बारिश हो रही है, फसलों को तो बेहद नुकसान हुआ है, कई गाँवों का तो संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और ये अलर्ट जो है वो 5 अगस्त तक के लिए जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश पर इस वक्त कैसे बादलों का खतरा मंडरा रहा है। 11 जिले जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है 5 अगस्त तक। भोपाल सीहोर का जो हाईवे, वो तो फिलहाल उस हाईवे पर हम मौजूद हैं, लेकिन जो दर्जनों गांव हैं उनका सड़क संपर्क टूट गया। इसलिए हम खुद अब बिना कार से उन गांवों के हालातों का जायजा लेने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है गांव में कई घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए, पानी से भरे हुए हैं, और हमें खुद एक किसान लेके जा रहा है, उन पानी के अंदर से ही हम जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ उस जगह पर पहुंच रहा है जहां पर गाँवों के जो ग्रामीण हैं उनके क्या हालात हैं। बारिश के चलते लगातार बारिश का दौर जारी है, और किसानों खेत और मकान सब पानी से जलमग्न हो चुके हैं। हम रामाखेड़ी गांव के अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं चारों ओर ये गांव का जो घर है वो जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के लोग हैं ग्रामीण है वो घर में कैद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं घुटनों घुटनों तक इस गांव के अंदर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये तमाम लोग कल से, जो ग्रामीण है वो कल से लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर जो सड़कें अब जलमग्न होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं घरों में सब कैद हैं, और इन तमाम लोग बेहद परेशान हैं। लगातार इनको जो बारिश होती है उसी बारिश से इस तरह झेलना पड़ता है, क्योंकि जल भराव की स्थिति बन जाए। चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से घुटनों तक पानी आ चुका है। ये रामाखेड़ी गांव के हालात हैं। जब भी बाढ़ जैसा हालात होते हैं और ये रामाखेड़ी गांव में पानी से पूरा गांव जलमग्न हो जाता है, और आप देख सकते हैं चारों ओर ये सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और पानी पानी नज़र आ रहा है। ये देखिए आप घुटनों तक पानी है, यानी कि
जस्ट मेरे पीछे आप देखोगे तो ये महिला बाल विकास आंगनबाड़ी है, जो भी पूरी तरह सरकारी कार्यालय पानी जलमग्न हो गया, डूब चुका है। यानी कि सीहोर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं नितिन से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि तो 5 अगस्त तक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। नितिन जी रोमाना जी, बताना चाहूँगा मैं इस समय रामाखेड़ी गांव में मौजूद हूँ, और लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोई तालाब और नदी नहीं है, ये रामाखेड़ी गांव की सड़क है जो जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं घुटनों घुटनों तक गांव के अंदर पानी पानी नज़र आएगा, और चारों ओर ये जो यहाँ पे रहवासी लोग रहते हैं, जो घर है वो जलमग्न हो रहा है। मतलब चारों ओर पानी पानी किए थे। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बाढ़ को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं कि जहां पर बाढ़ जैसा हालात है वहां पर प्रशासन अलर्ट रहे। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीहोर जिले के रामाखेड़ी गांव में हम मौजूद हैं, और ये तमाम ग्रामीण है जो घुटनों घुटनों पानी के अंदर मौजूद है। इनसे ही बात करते हैं क्या हालात है, क्या गांव के क्या हालात हैं अभी। क्या है साहब, ये कुलांश नदी है रामाखेड़ी गांव जो भोपाल तालाब को भरती है, और इतनी भयंकर पानी आ गया है कि रात से ही कम से कम 50 घर उन तो पानी में डूबे हुए हैं, और बेचारे कई लोगों के तो खाने की व्यवस्था है, कईयों को नहीं है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, वो दूसरे पड़ोसी घर उनको भोजन दे हैं। मैं धन्यवाद दूँ एबीपी न्यूज़ की जो खबर लेने आई है। अभी तक प्रशासनिक अधिकारी तो इस गांव में रामाखेड़ी में नहीं आए हैं। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई है, कईयों के घरों में पानी घुसा तो उनकी खाद्यान्न सामग्री खराब हो गई है। और मैं धन्यवाद दूँ एबीपी न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ कोई न कोई तत्काल राहत व्यवस्था की जावे। क्या स्थिति है अभी गाँव में? इसी तरह घर सभी घर पे कैद है क्या? हाँ कैद है, पानी भरा हुआ, पानी में खड़े हुए हैं, घुटन घुटन पानी है। पानी में इसी तरह? हाँ पानी में घर में लोग हैं सब? हरे घर है साहब मवेश। क्या स्थिति लग रही है अभी गांव में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते तो बंद है गांव के? गांव में मतलब पूरी तरह तो स्थिति है, पानी पानी जलमग्न है, जल जंगल एक हो गया, फसल भी पूरी सब्जी भाजी माल मवेशी सब रुके हुए हैं, इंसान भी जाके यहीं रुके हुए हैं, सब जैसी स्थिति जाके यही है। मकान भी डूब गए हैं, वो सारा जलमग्न हो गए। हर साल इसी तरह स्थिति रहती है? हर साल इस तरह बारिश की स्थिति रहती है। रोमाना जी, बताना चाहूँगा ये हर साल बारिश के समय इसी तरह इस गांव की स्थिति रहती है, तमाम ग्रामीण बता रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा ये देखिए शासकीय कार्यालय है, आंगनबाड़ी और स्कूल वो पूरी तरह से जलमग्न। आप देखेंगे ना, मैं आगे जाता जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ किस तरह से घुटनों तक, यानी कि अब मैं आगे जाऊँगा तो पानी बढ़ता आएगा। इसलिए मैं गांव के बीचों बीच सड़क में मौजूद हूँ। यानी कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, और मौसम विभाग ने 3 जिले हाई अलर्ट बताए, यानी रेड अलर्ट बताए, सीहोर, विदिशा और भोपाल। जी रोमाना जी। बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश की डिंडोरी की एक तस्वीर, जहां बाढ़ और बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कावड़िए जो हैं वो बाढ़ से, ये सिवनी नदी है जो उफनती हुई नजर आ रही है, उसी को पार कर रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, सिवनी नदी पर पुल निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते नदी के ऊपर डायवर्जन बनाया गया है, और कावड़िए जो हैं वो इसी डायवर्जन को पार करते दिख रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं कावड़ियों को इस डायवर्जन को पार करते हुए। आपको बता दें कि गोपालपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कावड़िए अमरकंटक जाते हैं, और उसी रास्ते में ये सिवनी नदी, जहां उफान और जो पुल बनाने की वजह से डायवर्जन हुआ है, उसी डायवर्जन को पार करते हुए ये सैकड़ों की संख्या में कावड़िए नजर आ रहे हैं। देखिए केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में भयंकर तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़ा हर दिन एक नया सामने आ रहा है, और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 308 पर पहुंच चुका है। अभी भी करीब 300 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 3000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज भी 4 लोग सुरक्षित निकाले गए, इनमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, चौथा दिन आज इस हादसे का। अभी तक 308 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पदवेट्टी कुन्नू में 4 लोग आज सुरक्षित निकाले गए, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष। चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मलबा ऐसा था, सब कुछ या तो अपने साथ बहा कर ले गया या सब कुछ अपने भीतर समा लिया, और इसीलिए चुनौती बड़ी बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी चल रहा है। मलबे में कहां जिंदगी दबी हुई है, उस तक पहुंचने की सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने है। और इस काम में सबसे ज्यादा मददगार जो
साबित हो रही है वो डॉग स्क्वाड की टीम है जिसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी की बदौलत आज चौथे दिन भी 4 लोगों का रेस्क्यू मुमकिन हो पाया, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। तो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। वायनाड से हमारे सहयोगी आशीष उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वायनाड में जो भूस्खलन हुआ हमारे पीछे की पहाड़ियों से शुरू हुआ। करीब 1550 मीटर की ऊंचाई पे यह भूस्खलन शुरू हुआ। भूस्खलन का प्रभाव क्षेत्र जो इलाका है वो करीब 86,000 वर्ग मीटर का यह इलाका रहा। करीब 8 किलोमीटर तक मलबा का प्रवाह था। और देखिए आप कैसे यहाँ पर हम चुरलमला गांव में हैं और ये उन पहाड़ियों से दूर इस नदी के किनारे बसा हुआ गांव था। भूस्खलन ने इस नदी का प्रवाह चौड़ा किया और भारी तादाद में मलबा बहकर गांव को अपने साथ बहाता हुआ। ऊपर मुंदकई गांव है, मुंदकई के नीचे चुरलमला है। इन 2 गांवों को बहाता हुआ नीचे तक पहुंचा और जो अपने साथ का मलबा है वो और नीचे तक लेकर चला गया। नीचे कैलीकट ज़िला है, दूसरा ज़िला है, वहाँ तक इसका प्रभाव दिखा है। शव दूसरे ज़िले तक में मिल रहे हैं और ये इस पूरे जो लैंडस्लाइड है इसके भयावहता को बचाता है। अब 40 टीमों का गठन किया गया है। 40 टीमें इस लैंडस्लाइड के इलाके और प्रभावित जो नदी है इसके दोनों किनारों पर करीब नीचे तक सर्च करेंगी। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम साथ में स्थानीय प्रशासन की टीम मिलकर नदी के दोनों किनारों में अब शवों की तलाश नीचे तक करेंगी। और कोशिश ये की जा रही कि जो भी शव नदी के किनारे झाड़ियों में, जंगलों में, पत्थरों में, चट्टानों में फंसे पड़े हैं उनको निकाला जाए। हेलीकॉप्टर की भी इस सर्च अभियान में मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर के सहारे आसमान से और उसके अलावा अलग अलग एजेंसियों की टीमें ज़मीन पर इस नदी के किनारे सर्च। तो वायनाड में तबाही के मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन वायनाड में मंजर ऐसा है कि देखकर आप भी कहेंगे कि कुदरत इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। उसी की गवाही देती हुई ये अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें तबाही की तस्वीर है। पानी में देखिए किस तरीके से एक कार फंसी हुई नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और नाव जो है वही एकमात्र सहारा इस इलाके में बनी हुई है। इसरो के हैदराबाद स्थित सुदूर संवेदन केंद्र ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के पहले और उसके बाद की तस्वीरें जारी की हैं और तस्वीरों से इस लैंडस्लाइड के भयावहता का पता चलता है। लैंडस्लाइड की तस्वीरों से साफ होता है कि करीब 80,000 वर्ग मीटर की ज़मीन खिसकी और क्राउन का जो प्रवाह है वो करीब 8 किलोमीटर तक लंबा था। हमारे पीछे की पहाड़ियों से ये लैंडस्लाइड शुरू हुई। हम इस समय चुरलमला गांव में हैं। वहाँ से जो प्रवाह शुरू हुआ उसके मलबे बहकर इस गांव तक आए और भारी तबाही, चूँकि प्रवाह काफ़ी तेज़ था इसलिए भारी तबाही हुई। नदी का किनारा, ये जो नदी है इसका किनारा चौड़ा हुआ और चौड़ा किनारे के बसे सारे गांव और स्ट्रक्चर, स्कूल्स, बिल्डिंग्स वो इस जो भूस्खलन है उससे तबाह हुए। सैटेलाइट इमेजिंग से ये भी साफ होता है कि ये जो भूस्खलन है ये पहले के पुराने भूस्खलन का ही कंटिन्यूएशन था। पहले एक पुराना भूस्खलन हुआ था, उसी के बाद का जो ये कंटिन्यूएशन में दूसरा भूस्खलन था जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई है और पूरे इलाके की जो रूपरेखा है वो उसको बदल दिया है। तो वायनाड से तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष वहीं पर मौजूद हैं और हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से आज इस हादसे के बाद चौथे दिन भी रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। अभी भी मलबे से जिंदगियां जो हैं वो बाहर निकाली जा रही हैं। आज भी 4 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया और इस बीच वायनाड में लगातार जिंदगी की तलाश की जा रही है। सेना के जवान मुस्तैदी से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। सेना ने महज 20 घंटे में 190 फीट लंबा पुल तैयार कर दिया। ये पुल देख रहे हैं आप, 190 फीट लंबा पुल सेना ने तैयार कर दिया महज 20 घंटे में, जो करीब 10 फीट चौड़ा है। इस पुल से 24 टन तक के भार वाली गाड़ियां गुजर सकती हैं। इस पुल के जो मेजर हैं उन सीताशेल के, उनकी टीम ने इस पुल को तैयार किया है।
मुझे और मेरी टीम को ये बेहद हम एक प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों के लिए यहाँ पे जो भी ट्रेजिडी में यहाँ पे फंसे हुए हैं इनके लिए हम हेल्प कर पाए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मेरी टीम के लिए कुछ चुनौतियाँ ये थी, जैसे कि जो भी हमारे स्टोर्स को यहाँ तक ब्रिज साइड तक लाना था, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक वो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कि स्टोर्स हमारे यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगा। दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन था, ये जो ब्रिज लॉन्च हमें करना होता है तो जो बैक स्पेस था वो काफ़ी कम था, उसकी वजह से और due to heavy rainfall it was continuous, that was one of the challenge and this was the only space, बस एक ये जगह थी जहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन को भी किया जा रहा था, जहाँ से डेड बॉडीज़ का मूवमेंट हो, अपने विलेजर्स का जो है मूवमेंट्स, जो स्ट्रैंडेड थे वहाँ पे फंसे हुए थे उनका मूवमेंट था। तो ये साइट जो है काफ़ी क्राउडेड था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करना पड़ा। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक द सिविल अथॉरिटीज़ एंड एवरीवन, द विलेजर्स एंड द लोकल अथॉरिटीज़, दे हैव हेल्प्ड अस आउट इन एवरी मैनर फॉर accomplishing of our task। और सेना के बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि रिकॉर्ड समय में ये पुल बना लिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसीलिए ये काफी मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने पुल बनाने वाली पूरी टीम की तारीफ की है। सबसे बड़ा चैलेंज था इस रिवर के ऊपर ब्रिज का, रिकॉर्ड टाइम में बनाया आप लोगों ने। Yes, this bridge is a symbol of the fortitude of the soldiers of Indian Army who are ready to face any challenge at any point in time to take up even impossible tasks. ये जो चैलेंज था सर, ये ब्रिज ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू था, रिवर का फ्लो भी और वेदर, इसके बीच में कैसे आपने ये इस टास्क को कंप्लीट किया सर, और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? Like I said, the major challenges here was the weather. सबसे बड़ा चैलेंज तो वेदर था। दूसरा चैलेंज यहाँ पे जगह कम है, ब्रिज बनाने के लिए जगह की ज़रूरत है जहाँ पे हम सामग्री डंप कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेस इज़ लेस। उसके अलावा ये पूरा ब्रिज का सामग्री इंजीनियर टास्क फोर्स बेंगलुरु से आए हैं, वहाँ से यहाँ तक लाने में भी टाइम लगता है और जल्दी से जल्दी ये ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। दिन रात काम करना पड़ा, उसके बाद हमने ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम पे बनाया है। ये कितना अभी सर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का स्टेटस क्या है? बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग, यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद फोर्सेस ऑन ग्राउंड एंड डिफरेंट एजेंसीज, अभी क्या सिचुएशन है सर ग्राउंड पे और हम क्या एक्सपेक्ट करें अब आगे? फ़िलहाल हमारा टीम 350 आदमी के करीब ये पूरा इलाका में फैले हुए हैं, सर्च कर रहे हैं। हमारा प्रेयर यही है कि हमें कोई ज़िंदा मिल जाए ताकि हम उनको बाहर निकालें। अगर इसके अलावा डेड बॉडीज़ है तो हम उनको रिट्रीव करने में मदद करेंगे। आशीष हमारे सहयोगी केरल वायनाड में ही मौजूद हैं, सीधे आपको आशीष के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं आशीष से कि अभी भी जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 300 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं, उनको लेकर वायनाड का कोई खास इलाका जहां के वो बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त फोकस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है? आशीष, जी रोमाना, हम इस समय जो हैं चुरलमला गांव में है। ये कोर पॉइंट था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम इलाके की ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए चाय बागान है और ये जो रास्ता है ब्रिज, ये जो ब्रिज है जिसने वो आर्मी ने बनाया है, इस ब्रिज के दूसरी तरफ ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर मुंदकई गाँव है, वो पूरा गाँव अब मलबे के ढेर के नीचे दबा हुआ है। वहाँ पर भारी मशीनरी ले जाकर मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो भी लोग वहाँ पर दबे हैं या उनकी खोजबीन करनी है, उन मलबों के नीचे ही उनकी खोजबीन होनी है। इसलिए इस पुल का बनना बहुत ज़रूरी था। भारी मशीनरीज अब पूरे इलाके में जा रही हैं। रही बात खोजबीन करने की, तो खोजबीन करने के लिए 40 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। आपको रोकूं आशीष, ये भी बताइए कि मतलब ये जो मुंदकई गांव, इस मुंदकई गांव तक अभी तक ये बड़ी मशीन्स के साथ राहत और बचाव कार्य हो ही नहीं पाया। अब जब आर्मी ने ये पुल बना दिया है, अब मशीनें वहां पर पहुंचेंगी और अब वो मलबा हटाने का काम होगा और तब वहां पर जिंदगियां तलाशी जाएंगी।
सही, आपने बिल्कुल सही कहा रुमाना। इसीलिए इस ब्रिज को इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल और टर्निंग पॉइंट माना जाता है। चौथे दिन कल शाम में ये ब्रिज चालू हुआ। कल शाम में आर्मी ने इस ब्रिज का वेट टेस्ट किया अपने भारी वाहनों को गुजार कर, और उसके बाद से आज सुबह से ही इस इलाके से अब मुंदकई की तरफ भारी मशीनरी जो हैं वो जा रही हैं। आप कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा वो दिखाएं कैसे यहाँ पर भारी मशीनरीज जो हैं वो मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं, और चारों तरफ यहाँ पर अब पूरा सर्च ऑपरेशन मुंदकई की तरफ और ऊपर की तरफ है। हालांकि जो अधिकारियों का मानना है और बचाव और राहत कार्य से जुड़े लोगों का मानना है कि नदी का बहाव इतना तेज़ था कि ऊपर मलबे में शवों के या तो दबे होने की संभावना है या उनके बहकर नीचे की तरफ आने की संभावना है, और इसीलिए 6 सेक्टर में बांधकर नदी के नीचे की तरफ से 40 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाई जा रही है। कोर एरिया में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है। उसके अलावा जो नीचे का एरिया है जहां शवों के फंसे होने की उम्मीद है वहां पर स्थानीय प्रशासन है, फॉरेस्ट के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उसके अलावा ड्रोन्स हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे तलाशी अभियान चालू किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर मौसम भी जो है पल पल में बदलता रह रहा है, इसलिए मैं इसी पर आना चाह रही थी आशीष कि ये जो मौसम है शायद यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि आज हादसे के चौथे दिन भी आप मौजूद हैं वहां पर, और आपके पीछे जो है हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की तरफ से यहाँ के लिए क्या अनुमान जताया गया है? जी देखिए, अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो लगातार मौसम विभाग केरला के अलग अलग ज़िलों के लिए, वायनाड सहित अलग अलग ज़िलों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। अभी भी अगर हम बात करें आज की तो कम से कम 8 से लेकर 11 ज़िलों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट पर है। वायनाड में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, रात में बारिश होती है, इस वजह से नदी का बहाव जो दिन में कम होता है अचानक से रात में फिर से नदी में पानी आना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से इस पुल को बनाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब ये पुल बन गया है जिसकी वजह से भारी वाहन दूसरी तरफ जा रहे हैं और भारी वाहनों की सहायता से मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे को हटाकर अगर कोई शव है तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रही बात, आज एक थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दी। मेरी दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ तो इस तरफ ये जो रास्ता है इसके ऊपर के गाँव में 4 जिंदगियां मिली हैं। ये लोग एक घर के ऊपर फंसे हुए थे, रास्ता कटा हुआ है। अब जब रास्ता कटा हुआ है इस वजह से उनको एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मौसम ख़राब है तो उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो अब इसी रास्ते से ढेर सारी भारी मशीनरीज़ को ऊपर ले जाया जा रहा है। मशीनरीज़ रास्ता क्लियर करेंगी 4 किलोमीटर ऊपर जहाँ पर वो लोग फंसे हुए हैं, और वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो चौथे दिन 4 लोग इस तरफ जो मुंदकई गांव है, मुंदकई गांव से ऊपर 4 किलोमीटर पर फंसे हुए थे। पहले एयरलिफ्ट करने की कोशिश की गई, मौसम ख़राब है, एयरलिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए अब भारी मशीनरी से रास्ता क्लियर किया जाएगा और उनको सड़क से निकालने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आशीष, बहुत सी दुश्वारियां हैं इस ग्राउंड जीरो पर जहां पर आप मौजूद हैं। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और देखिए, एबीपी न्यूज पर मैंने आपको खबर दिखाई थी किस तरह दिल्ली के गोकुलपुरी में बाइक सटने के एक मामूली से विवाद पर एक 30 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उसी पर बड़ी खबर यह कि पुलिस ने इनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज तड़के करीब 4 बजे गोकुलपुरी इलाके में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी का नाम माजिद चौधरी है जो साहिबाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकाउंटर के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। माजिद से एक पिस्टल, उसकी बाइक बरामद कर ली गई है। तो मामूली सी बाइक लगी थी जिसके बाद ये रोड रेज का मामला दिल्ली में सामने आया था, और इसी में अब पुलिस का ये एक्शन, इनकाउंटर, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार। और वहीं इस रोड रेज की शिकार हुई महिला सिमरनजीत, उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार कह रहा है कि अगर कानून का खौफ होता तो फिर आज परिवार को ये दिन तो ना देखना पड़ता। इस रोड रेज की घटना में सिमरनजीत की हत्या हुई और उनके पति हीरा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हीरा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या पूरा घटनाक्रम था? मैडम जी, ऐसे था, मैं घर से जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मेरे पास दोनों बच्चे बैठे हुए थे, मिसेस बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पे पीछे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहीं मिला नहीं, वो ओवर ब्रिज से पहले मुझे मिला। स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर में मैं गाड़ी ब्रेक मारी, पीछे से वो आया था, उसमें ब्रेक ले पाया नहीं ले पाया वो ऊपर वाला जानता है। गाड़ी टच हुई नहीं हुई वैसे मुझे नहीं पता चला।
उसके बाद ओवरटेक करने के बाद निकला जब पीछे से, वो पुल पे चढ़ने के बाद मुझे इशारा करा एक, उसने गाली गलौज चालू कर दी, मैंने उसको गाली गलौज चालू कर दी। वो पुल के ऊपर चलता है, गाली देता वो जा रहा है और मैं नीचे से जा रहा हूँ। मेरी मिसेज ने मना कर रही कि आप चलो चलो चलो, मत बोलो, चलो चलो। तो मैं भी गाली उली देता हूँ, जा रहा हूँ, चलता रहूँ, चलो चलो, कहाँ सुनी हो रही है। उसके बाद वो पुल के ऊपर आगे जाके खड़ा होने के बाद मुझे उसने इशारा करा अभी रुक। जब उसने आगे करा अभी रुक, तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करी कि मैं गाड़ी पुल के नीचे करता हूँ या दाएं करता हूँ, कहीं ईंट या दाम मेरे सिर पे ना मार दे, कहीं या बच्चों को ना लग जाए। इतनी देर में उसने शूट कर दिया। शूट करने के बाद मुझे आवाज़ आई, तो मैंने ऊपर देखा तो मेरे बेटे ने बताया पापा मम्मी नीचे गिर गई। मम्मी जब नीचे गिर गई, मैंने पीछे उतर के देखा, मैंने मोटरसाइकिल छोड़ के वहाँ से भग के फटाफट मैंने उसको उठाया, उसको उठा के मैंने ऑटो में बैठाला। ऑटो में बैठा के मैं, ऑटो वाले बेचारा मुझे बड़ा अच्छा था, वो GTV ले गया। GTV ले जाने के बाद उन्होंने ECG करी। ECG करने के बाद ECG प्लेन आई, उसमें कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर साहब बोले थैंक यू, सॉरी यार बेटा, उसमें कुछ नहीं आया, खत्म हो चुके हैं। इतनी सी बात हुई। इतनी में मेरा घर बर्बाद करके मेरा घर उजाड़ के चला गया वो बंदा। पता नहीं क्या था क्या नहीं। अभी आपके बच्चे होंगे घर पर, ये पूरा परिवार इस खबर को किस तरह से? हमारे घर में मातम छाया हुआ है। हमारे घर में जितने भाई भाभियाँ बहनें, हमारे घर में मातम छाया हुआ है। हमारा पूरा घर पूरा बर्बाद हुआ पड़ा। मेरे को किसी जगह का नहीं छोड़ गया वो बंदा। ऐसा बंदा था, किसी लायक नहीं छोड़ के गया। मैं करूं तो करूं क्या। 4 साल का बच्चा है, रात को बिना माँ के सोता नहीं था। जब माँ को कहता था मुझे मम्मी पहले मुझे रोटी खिलाओ, बाद में पापा को सुलाना, मुझे सुला दो पहले, फिर सोता था वो। और कल सारी रात नहीं सोया, आज थोड़ी रात करवट बदलता रहा, मैं उसको सुलाया, पर बच्चा नहीं सो रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक अटकलों के बीच हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी रहे पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। उनका बड़ा बयान आया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी आज भी पूरी तरह तैयार है। उनके पुराने कार्यकर्ता आज भी सीएम योगी के साथ हैं। उन्हें बस योगी जी के निर्देश का इंतजार है। उससे मेरा पहला सवाल ये है कि आप हिंदू युवा वाहिनी के आप ही वो प्रदेश प्रभारी थे जब ये हुआ कि हिंदू युवा वाहिनी को आप भंग किया जाता है, तो आपके ही अगुवाई में हिंदू युवा वाहिनी पूरे प्रदेश में चल रही थी। मुझे थोड़ा सा इसके संगठन के बारे में आप बताएं कि अभी क्या इस संगठन की स्थिति, कितने जिलों में आपका संगठन पूरे प्रदेश में सक्रिय था, क्या अभी भी सक्रिय है? देखिए, संगठन को कुछ कारणों से भंग कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा भंग ही रहेगा। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण कभी कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। 89 जनपदों में 89 इकाइयों में हमारा प्रदेश के हिंदू युवा वाहिनी थी। पूरे प्रदेश में 89 इकाइयाँ, जिले 75 जिले महानगरों को और बढ़ा करके लगभग 89 इकाइयों में थी। कुछ महानगर बाद में बने, वो अलग विषय हो गया। और आज भी सारे कार्यकर्ता, चूँकि वो कार्यकर्ता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से किसी राजनीतिक स्वार्थवश नहीं जुड़े थे, वो भाव से जुड़े थे, वो राष्ट्रवाद के उनके अभियान को देख करके जुड़े थे, वो हिंदूवाद के उनके अभियान को लेकर के जुड़े थे। और वो सारे कार्यकर्ता आज भी पूज्य योगी जी के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं कि जैसा वो कहेंगे हम लोग वही करेंगे। उन्हें एमएलए और एमपी लड़ने की न इच्छा है न उनका कोई योजना है, तो वो सेना अब भी तैयार है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो खड़ी रहेगी। संख्या अगर मैं पूछूं, वो कि बाकायदा आप रजिस्टर भी मेंटेन होता था, कितनी संख्या हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों की, सक्रिय सदस्य? हमारे पास उस समय जब पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए 2017 में, तो हम 4.5 लाख से ऊपर की संख्या में पहुंच रहे थे पूरे प्रदेश में संगठन के दृष्टिकोण से। आज की संख्या अपडेट नहीं है, लेकिन वो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये अनुमान से कितने कार्यकर्ता आज आपके साथ होंगे? अब हम इस समय अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन 4.5 लाख थे, तो वो हैं, कहीं गए थोड़ी ना, कोई बसपा सपा नहीं ज्वाइन किया है। प्राणपण से योगी जी के साथ हैं सब, सारे के सारे लोग पूज्य योगी जी के साथ अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे।